नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है यह कितने कालखंडों में विभाजित है। तो वैदिक सभ्यता जो आपका है 2 कालखंडों में विभाजित है, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया है वैदिक सभ्यता को। पहले कालखंड को बांटा गया है ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना गया है वह है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्लियर, ये आपका ऋग्वैदिक काल माना गया। और सेकेंड जब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना गया है वह माना गया है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे हम ऋग्वैदिक काल के बारे में, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है, ठीक है। मैथमूलर के अनुसार आर्यों का जो निवास स्थान था वो कहाँ पे था आपका, मध्य एशिया में, ठीक है। मध्य एशिया में माना गया है आर्यों का निवास स्थान, किसके अनुसार, मैकमूलर के अनुसार। चलिए आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे कि जो आर्य सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता के विपरीत एक ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि हम कहने का मतलब है कि जो वैदिक सभ्यता थी वह क्या था, जहाँ एक तरफ जहाँ हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं इसके विपरीत जो वैदिक सभ्यता थी या जो आर्य सभ्यता थी एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की जो भाषा थी वह क्या थी, आपकी संस्कृत थी। संस्कृति नहीं, संस्कृत क्या थी, आर्यों की जो भाषा थी वह आपकी संस्कृत थी। आर्य समाज एक पितृ प्रधान समाज था। और वहीं अगर हम वैदिक उसकी बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो मातृ सत्तात्मक यानी मातृ प्रधान समाज था। और आर्य समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वह थी आपकी परिवार, जिसको क्या बोलते थे, कुल। और जिसका मुखिया क्या होता था, कुलप कहलाता था। तो आर्य समाज एक पितृ प्रधान समाज था। और इस आर्य समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वह होती थी कुल, वो परिवार, जिसको हम प्रेजेंट में परिवार के नाम से जानते हैं। और वो परिवार के मुखिया यानी कुल का मुखिया कुलप कहलाता था। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा था। किसमें, कुल, ग्राम, उसके बाद आपका विश्व, जन एवं राष्ट्र, 5 भागों में बांटा था। ग्रामीणी जो था, ग्राम की मुखिया, ग्रामीणी क्या होता था, ग्राम के मुखिया होता था। विस्पत विश्व का प्रधान होता था। एवं राजन जो होता था वो जन का, ठीक है, शासन होता था। और कुल का तो अभी ऊपर बात हुआ है, कुलप, कुल का होता था कुलप, ग्राम का होता था मुखिया ग्रामीणी, और विश्व का होता था विस्पत, और जन का होता था राजन, ठीक है। आगे हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल के राज्य के अधिकारियों में सेनानी और पुरोहित क्या होते थे, प्रमुख थे। तो ऋग्वैदिक काल के राज्य के अधिकारियों में सेनानी और पुरोहित प्रमुख थे। सूत, रथकर एवं कम्मादी नामक अधिकारी रत्निन कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित यानी राजा को इंक्लूड करके लगभग 12 हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट देखेंगे, गोचर भूमि का अधिकारी क्या है, वाज्रपति होता था गोचर भूमि का। और ऋग्वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का काम उग्र करते थे। कौन करता था, उग्र करते थे। राजा को सलाह देने का कार्य सभा और समिति करती थी। तो राजा को सलाह देने का कार्य कौन करती थी, सभा और समिति। यानी कि जो सभा था वह श्रेष्ठ लोगों की एक संस्था थी, वह सभा थी, ठीक है। समिति क्या होती थी, सभा तो श्रेष्ठ लोगों की एक ग्रुप होता था। समिति एक राजनीतिक संस्था थी जिसका काम राजा को नियुक्त उच्च पदों की नियुक्ति एवं उस पर नियंत्रण करना था। तो यह काम समिति का होता था। ईशान की बात करें, ईशान जो होता था समिति का सभापति होता था। तो समिति का सभापति का क्या नाम, मतलब किस नाम से जानते थे, ईशान के नाम से। उसका जो पद था उसको ईशान बोला जाता था। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदत थी, जिसको जनसभा भी कहते थे। तो आर्यों की जो सबसे प्राचीन मतलब संस्था विदत थी, और उसको क्या कहते थे, जिसको जनसभा भी कहते थे। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत के सदस्य थी, ऋग्वैदिक काल में। अच्छा, बात करते हैं ऋग्वेद की रचना आर्य द्वारा किया गया है। ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार उल्लेख है। और वहीं विश्व शब्द की बात करें तो 170 बार। सभा शब्द की बात करें तो वहाँ पे 8 बार, और समिति शब्द की बात करें तो 9 बार उल्लेख है। कहाँ पे, ऋग्वेद में। और वहाँ पे अगर हम बात करें कि इसमें शूद्र शब्द का भी उल्लेख 1 बार किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी बताई गई है। जबकि इसमें गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, 10 राग युद्ध, ठीक है, 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का जो युद्ध था का उल्लेख किया गया है, जो कि परुशड़ी यानी रावी नदी के तट पर
सुदास, एक तरफ राजा सुदास थे और एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सुदास की क्या हुई थी, विजयी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दसरा युद्ध की बात करें का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट करिएगा, 7वें मंडल में, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे गविष्ठी शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था। जो गविष्ठी शब्द है इसका प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। तो यहाँ में क्या होता था वैदिक काल में कि किसी की अमीरी की जो तुलना, मतलब कि अगर मानक देखा जाए तो कोई कितना अमीर है या गरीब है, जिसके पास गायों की संख्या जितना अधिक है वो उतना अमीर माना जाता था। और अक्सर क्या होता था, गायों को लेकर युद्ध हुआ करता था। ठीक है, क्या होता था, युद्ध हुआ करता था, जिसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, गविष्ठी। क्लियर, चलिए आगे देखेंगे। आगे यहाँ पर हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में पत्नी अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लिया करती थी। इस काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। देखिए, तो ये इसकी खूबसूरती थी। इस काल में विधवा औरत अपने मृत पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नियोग कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपला या अपाला जिसको बोलते हैं, एवं विश्वरा जैसी महिलाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये क्या विदुषी थी, यानी विद्वान महिलाएं थी जो शिक्षा ग्रहण की हुई थी। इस काल के लोग 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, एक वास, अधिवास और उष्णीष। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को निवि कहा जाता था। आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था, आपका संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा था। आर्य लोगों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ठीक है, सोमरस मतलब शराब कह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट करिएगा। ऋग्वेद काल में अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच का मध्यस्थ माना जाता है। अग्नि को आर्यों में ब्याज खाने वाले लोगों को वेकनाट यानी सूदखोर कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में अविवाहित महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। कृषि एवं पशुपालन ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था, कृषि एवं पशुपालन। अच्छा, ऋग्वेद के 4th मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रम का सर्वप्रथम वर्णन किया गया। इंद्र को आर्यों का मुख्य देवता माना जाता है। ठीक है, आर्यों का जो प्रिय पशु था वह क्या था, आपका घोड़ा। आर्यों में व्यापारी वर्ग को पड़ी कहा जाता था और व्यवसाय जो था वस्त्र विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्त्र विनिमय प्रणाली मतलब कि आप हमसे गेहूँ ले लीजिए, ठीक है, और आप उसके बदले में हमको चावल दे दीजिए, चाहे घी दे दीजिए। ठीक है, तो ये वस्त्र विनिमय प्रणाली पर क्या था, आधारित था आर्यों में व्यवसाय जो था। अच्छा, अब इसमें हम कहते थे क्या कि इस काल में अतिथि को गोहंता कहा जाता था। इस काल में जो अतिथि उनको गोहंता कहा जाता था और गाय को अघन्या या अहन्या, इसको न मारने योग्य पशु माना गया, यानी गाय की हत्या न किया जाए, या गाय की हत्या जैसे करना पाप है या गाय मारने के लिए नहीं बनी है, तो गाय को अघन्या या अधन्या कहा गया है, न मारने योग्य पशु माना गया। ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला आकाश के देवता, जिसमें हम चर्चा करते हैं विष्णु का, सूर्य का, उषा का, पूषण आदि। फिर है अंतरिक्ष के देवता जो वायु, रुद्र, इंद्र, मरुत आदि थे। और पृथ्वी के देवता पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, अग्नि आदि थे पृथ्वी के देवता। अब हम यहाँ पे देखेंगे उत्तर वैदिक काल। इस काल में यज्ञ संबंधित कर्मकांड का शुरुआत हुआ, यानी यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का प्रचलन शुरू हुआ। यह एक राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ के दौरान रथों की दौड़ का आयोजन होता था। यह यज्ञ विशेष रूप से खान पान से संबंधित था। अश्वमेध यज्ञ शक्ति का सूचक था। अग्नि में पशु बलि अग्निष्टोम यज्ञ के दौरान दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता पूषण थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर, जो महत्वपूर्ण देवता के स्थान पर कौन आ गया, प्रजापति सबसे अधिक प्रिय देवता हो गए। इस काल में प्रजापति सृष्टि के रचयिता एवं विष्णु विश्व के रक्षक माने जाते थे। अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाए। गोत्र और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। गोत्र प्रथा एवं गोत्र विवाह उत्तर इसी काल का दिन है। ठीक है, इसी काल का देन है।
ठीक है। गोत्र प्रथा और गोत्र विवाह इसी काल का, यानी उत्तर वैदिक काल का देन है। गोत्र शब्द का संबंध गाय से है। आगे बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति का उल्लेख तो मिलता है, परंतु विदत का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। विदत का उल्लेख आपका पूर्व वैदिक काल में मिलता है और सबसे प्राचीनतम संस्था माना जाता था विदत को। इस काल में सभा एक स्थानीय ग्रामीण संस्था थी, जबकि समिति एक केंद्रीय संस्था थी। उत्तर वैदिक काल में लोगों का पालन पोषण का मुख्य आधार क्या था? कृषि था, क्योंकि एक ग्रामीण व्यवस्था थी, मतलब ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी जो आपका है वैदिक काल। जन पर आधारित वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल का देन है, ठीक है, दिन नहीं है, यह देन है। तो जन पर आधारित वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल का देन है, यानी कि पहले क्या था पूर्व वैदिक काल में यानी ऋग वैदिक काल में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी, ठीक है, किसी भी आपका वर्ण में जन्मा हो उसको उस हिसाब से दर्जा दिया जाता था कि वो काम क्या कर रहा है। यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर क्षत्रिय का काम कर रहा है, युद्ध लड़ने का काम कर रहा है, उसको क्षत्रिय का दर्जा दिया जाता है। कोई यज्ञ और इस सब की बात करता, वेद, इन सब का वेद और पुराणों के ज्ञान प्राप्त करता तो उसको पंडित वर्ग में रखते थे। तो इसी तरह इनका काम बटा हुआ था। लेकिन इसमें क्या था, जो यह आपका था कर्म आधारित, यानी कि जिस हिसाब से काम करेंगे उस हिसाब से आपको वर्ण दिया जाएगा। और इसमें था उत्तर वैदिक काल में यह आप जन्म आधारित था, यानी कि अगर आप लोहार के बेटे हैं तो भले ही कुछ भी हो आपको लोहार के अंतर्गत रखा जाएगा आपको, ठीक है, जैसे आपको वैश्य के अंतर्गत रखा जाएगा। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल कौशाम्बी नगर से मिलता है। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्राएं थी शतमान एवं निष्क। चलिए आगे देखेंगे। 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ का उल्लेख उत्तर वैदिक ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का उल्लेख किया गया, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं। भारत के प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है। इतरे ब्राह्मण 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह आपका लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।